संगवारी हो, राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मोर नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब कोचिंग संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। संगवारी हो, आज 25 जनवरी है। 25 जनवरी के समाचार आप मन के सम्मुख लेकर के हाजिर हैं। लेकिन ओकर ले पहले आप सब संगवारी मन ला धन्यवाद कहना चाहता हूँ, जोन मन इतना सुंदर सुंदर कमेंट करके मोर उत्साह बढ़ा था। आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। आप मन के जो लाइक आते, कमेंट आते, ते बहुत मैटर करते मोर ये प्रयास खातिर। तो संगवारी हो, अब और बात नहीं करो, सीधा हिंदी में आता हूँ। आज के समाचार ला शुरू करता हूँ। पहला समाचार, स्लरी पाइपलाइन परियोजना मंजूर कर ली गई है। वैसे तो मंजूरी पहले हो गई थी, इनफैक्ट 2015 में ही मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी, लेकिन इस पर बात बन नहीं पाई थी। अब फाइनली इस पर बात बन गई है। ओ, आप सोच रहे हैं एक्चुअल में ये है क्या? चलिए थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। देखिए, परिवहन के कई तरीके होते हैं, जिसमें से वायु परिवहन आपको पता ही है, रेल परिवहन आप अच्छे से जानते हैं, सड़क परिवहन आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। इसके अलावा होता है जल परिवहन, जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ अभी थोड़ा पिछड़ा हुआ है। हमारे पास सिर्फ एक जल परिवहन मार्ग मौजूद है, वो भी सुकमा क्षेत्र में, कोंटा तहसील से कुनावरम तक हम लगभग 36 किलोमीटर का जो परिवहन करते हैं, जल परिवहन। लेकिन उसके अलावा भी एक परिवहन होता है जिसमें इंसान परिवहन नहीं करता है, बल्कि किसी खनिज पदार्थ आदि का परिवहन कराया जाता है, और यही होती है स्लरी पाइपलाइन परियोजना। और भी तरह के परिवहन होते हैं पाइपलाइन में, जैसे गैस और तेल आदि का, लेकिन यहाँ बात हो रही है खनिज के परिवहन की। छत्तीसगढ़ में ये दूसरी पाइपलाइन परियोजना होगी जो बनने वाली है। बनने में अभी 2 साल का समय लगेगा, लेकिन इसके माध्यम से छत्तीसगढ़ का लौह अयस्क विशाखापट्टनम भेजा जाएगा। ऐसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ में इससे पहले इस तरह की परियोजना नहीं थी। मैंने इससे पहले ही कहा कि हमारे यहाँ की दूसरी पाइपलाइन परियोजना होगी। इससे पहले भी हमारे यहाँ एक पाइपलाइन परियोजना थी जो लगभग 20 साल पहले ही बन चुकी है, और उसके माध्यम से भी छत्तीसगढ़ का लौह अयस्क विशाखापट्टनम भेजा जा रहा था। विशाखापट्टनम यानी आंध्र प्रदेश भेजा जा रहा था, और वहां से फिर वो कहाँ जाता है आपको पता ही है, जापान। इसमें प्राइवेट जो कंपनी थी एसआर ग्रुप, जिसमें रवि रुइया जो हेड है उसके, रुइया ब्रदर्स प्रमुख है उसके, उनके माध्यम से वो बनाई गई थी। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि एनएमडीसी यानी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के द्वारा ये पाइपलाइन परियोजना छत्तीसगढ़ शासन के साथ मिलकर के बनाई जा रही है। इस पाइपलाइन परियोजना के माध्यम से अगेन लौह अयस्क विशाखापट्टनम तक भेजा जाएगा। अब अगर बात हो रही है विशाखापट्टनम तक लौह अयस्क भेजने की, तो कहां से होगा ये? जाहिर सी बात है दंतेवाड़ा क्षेत्र से। दंतेवाड़ा के क्षेत्र के किरंदुल से लेकर विशाखापट्टनम को ये पाइपलाइन परियोजना बनाई जाएगी। 451 किलोमीटर लंबी होगी, और जिसपे लगभग 3000 करोड़ रुपए की लागत आ रही है। 3 चरण में इसे बनाया जाएगा। पहले चरण पर काम शुरू हो गया है। पहला चरण नगरनार और बचेली को जोड़ेगा। 130 किलोमीटर लंबा ये पाइपलाइन परियोजना होगा। दूसरे चरण में बचेली और किरंदुल जुड़ेगा, 8 किलोमीटर लंबा, और फिर सबसे बड़ा नगरनार और विशाखापट्टनम के मध्य 313 किलोमीटर लंबा यह परियोजना कनेक्ट करेगा। टोटल मिलकर के बन जाएंगे 451 किलोमीटर। 15 मिलियन टन लौह अयस्क इसके माध्यम से परिवहन हो सकेगा। लौह अयस्क को पानी के साथ मिला करके सीधा ट्रेवल कराते हुए विशाखापट्टनम भेज दिया जाएगा। वहां उसे कनेक्ट कर लिया जाएगा, और कलेक्ट करके बड़े बड़े जो पोर्ट होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, उसमें वो भर करके सीधे भेज दिए जाएंगे जापान की तरफ। तो ये है वो परियोजना, छत्तीसगढ़ की दूसरी पाइपलाइन परियोजना और एनएमडीसी की देश में पहली स्लरी पाइपलाइन परियोजना। उम्मीद करता हूं आप पूरा अपडेट हो गए होंगे, पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी। मैंने पहला भी बताया, दूसरा भी बताया। इतनी डिटेल एक लाइक से तो मेरे ख्याल से आप अपना प्यार जता सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज पर। गणतंत्र दिवस समारोह, ये जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा आयोजन है, और देश के लिए तो है ही, हमारे राज्य में भी ये आयोजन होगा। अलग अलग जगह पर झंडा वंदन कार्यक्रम होगा। कई बार कार्यक्रम से ही प्रश्न पूछ लेता है कि किसने कहाँ झंडा वंदन किया, इस तरह के भी प्रश्न आए हुए हैं। तो राज्यपाल महोदया सुश्री अनुसुईया उइके जी ये रायपुर में झंडा वंदन करेंगी, जबकि हमारे मुख्यमंत्री बस्तर पहुंचे हुए हैं, वो वहीं बस्तर में झंडा वंदन कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। वैसे गणतंत्र दिवस समारोह पर परंपरा होती है कि राज्य के या देश के संवैधानिक प्रमुख जो हैं वो झंडा वंदन करें, तो यहाँ झंडा वंदन में राज्यपाल का जो है बहुत महत्व है। इसके बाद बात करेंगे रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट टूर्नामेंट। इसको लेकर बहुत उत्साह है
अब ये उत्साह कायम रह जाए और ये सब कुछ संभव हो जाए तो बहुत बेहतर होगा। तो ये पहले भी इस तरह का टूर्नामेंट हुआ है, रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज क्रिकेट टूर्नामेंट भारत में इस बार आयोजित होगा। और सबसे खास बात है कि हमारे रायपुर को भी वेन्यू यानी कि जगह के रूप में चुना गया है, जहां के स्टेडियम में मैचेस होंगे, क्रिकेट मैच होगा इसके जरिए, और जिसमें भारत की टीम तो हो गई, साउथ अफ्रीका की टीम, वेस्ट इंडीज की टीम, ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो भी शामिल होगी। मजेदार बात यह है कि सारे रिटायर हो चुके खिलाड़ी इसका हिस्सा बनेंगे और वो उत्साह बढ़ाएंगे लोगों का, साथ ही जागरूक भी करेंगे रोड सेफ्टी को लेकर के। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में इसमें मैच होने का घोषणा किया गया है। ध्यान रखिए 2 मार्च से शुरू होगा ये और 21 मार्च तक ये टूर्नामेंट चलेगा, जिसमें हमारे रायपुर में सचिन, लारा और हो सके तो रिकी पॉन्टिंग, ब्रेटली जैसे खिलाड़ी आप देख पाएंगे। तो भाई अच्छी पहल है, इंतजार करते हैं। और रायपुर वाले हैं अगर आप, तो भाई बहुत इंतजार करिए, आपको ये मिलने वाला है। रणजीता स्टेडियम की बात करेंगे अब हम। रणजीता स्टेडियम जशपुर में है और यहाँ एकलव्य खेल अकादमी खोलने के लिए मंजूरी मिल गई है। वैसे तो न्यूज पुरानी है, अब इस पर काम शुरू हो गया है, इसलिए ये न्यूज फिर से आई है। आपको पता ही होगा कि छत्तीसगढ़ को 1 स्टेट 1 गेम पॉलिसी के तहत तीरंदाजी के खिलाड़ी तैयार करना है आने वाले ओलंपिक के लिए, और इसी कड़ी में हमारे छत्तीसगढ़ में तीरंदाजी अकादमी खुल रही है और उसमें रणजीता स्टेडियम जशपुर में खुल रही है ये एकलव्य अकादमी। और नाम से ही समझ में आ रहा है एकलव्य तीरंदाज था तो तीरंदाजी अकादमी। फिर बात करेंगे हम वनोपज आधारित उद्योगों के लिए। उद्योगपति जो है वो निवेश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की जो योजना है वनांचल परियोजना, उसके अंतर्गत उनको जो मिल रही छूट है उद्योग लगाने पर, अगर आप वो वन आधारित उद्योग लगाते हैं तो उनको काफी सारी छूट मिल रही है। उसका लाभ लेते हुए छत्तीसगढ़ को अब तक 75 करोड़ रुपए के निवेश का ऑफर मिल चुका है। 15 अलग अलग उद्योगपति हैं जो इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार से भेंट कर चुके हैं। अच्छी बात है कि हमारे वन उपज जो है उनको अच्छा मूल्य प्राप्त हो। वैसे इससे साथ एक और न्यूज है हमारे पास कि छत्तीसगढ़ पूरे भारत में अब तक 73% वनोपज खरीदी कर चुका है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर भारत की कुल वनोपज खरीदी 100 रुपए की है तो उसका 73 रुपए छत्तीसगढ़ की तरफ से अब तक जा चुका है, जो कि पूरे देश में सबसे ज्यादा है। आंकड़ा ही कह रहा है ये तो। फिर बात करेंगे हम छत्तीसगढ़ की मृदा का रिपोर्ट कार्ड। ये अब तक मुझे नहीं लगता है कि कहीं पढ़ाया गया होगा। ये रिपोर्ट कार्ड आज पेपर में प्रकाशित हुआ, वैसे पूरे देश के लिए भी है। आप चाहें तो वो डिटेल मेरे साथ जोड़ करके आप पीडीएफ के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। जो न्यूज कटिंग्स मैं पीडीएफ के माध्यम से अवेलेबल कराता हूं, मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप में जुड़ सकते हैं। मेरा नंबर आपके पास है, और नहीं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देखेंगे आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, बस क्लिक करें और जुड़ जाइएगा। आपको रोज के न्यूज के पीडीएफ मिलते रहेंगे, उसमें आपको ये पूरी रिपोर्ट और डिटेल में मिल जाएगी। बहरहाल जो हमारे काम का है वो मैं आपको बताता हूं। छत्तीसगढ़ की मृदा की स्थिति को अच्छा बताया गया है बाकी बहुत सारे राज्यों के मुकाबले, जिसमें हम तीसरे या चौथे नंबर के अच्छे राज्य आते हैं मृदा के दृष्टि से अगर देखा जाए। छत्तीसगढ़ की मृदा में पोटेशियम की मात्रा 2.21% पाई गई है, फास्फोरस की मात्रा 1.82%, कार्बनिक अम्ल जो है या कार्बनिक पदार्थ वगैरह वो 1.70% है, जबकि नाइट्रोजन सबसे कम है 1.25। वैसे तो पूरे भारत की समस्या है नाइट्रोजन की कमी, फिर भी 1.25% नाइट्रोजन होना एक अच्छा संकेत कहा जा सकता है। हो सकता है कि आपको आने वाले एग्जाम में छत्तीसगढ़ की मृदा में मिलने वाले पोषक तत्वों का क्रम पूछ ले, तो पोटेशियम पहले नंबर पर आएगा, दूसरे पर फास्फोरस, तीसरे पर कार्बनिक पदार्थ और चौथे पर नाइट्रोजन। फिर बात करेंगे पंगुरा बहार ग्राम पंचायत। यार ये किस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिए। हो सकता है इसको बहुत कम लोगों ने कवर किया हो और शायद ये उतनी बड़ी न्यूज के रूप में प्रोजेक्ट नहीं हुई है, लेकिन आप ध्यान से सुनिए। किस्सा है पंगुरा बहार ग्राम पंचायत का, जो कि जशपुर जिले में आती है, फरसा बहार ब्लॉक के भीतर। हुआ ये कि यहाँ 2019 में जब पंचायत चुनाव हुए थे, उस चुनाव के दौरान 2 लोग आमने सामने थे। दोनों महिला प्रतिनिधि हैं, वसुंधरा पैकरा और हिलवती पैकरा। हिलवती पैकरा चुनाव के नतीजे आने पर 5 वोट से जीत गई थी। वसुंधरा पैकरा, जिनको इस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि वो हार भी सकती हैं, उन्होंने एसडीएम कार्यालय में दावा आपत्ति की और उस दावा आपत्ति पर एक लंबी सुनवाई के बाद फाइनली रिकाउंटिंग यानी कि पुनर्गणना का आदेश दिया गया। ध्यान रखिए 1 साल बीत चुके थे और रिकाउंटिंग जब हुई तो नतीजा पलट गया, यानी कि अब वसुंधरा पैकरा जीत गई हैं 4 वोटों से, जबकि हिलवती पैकरा जब जीती थी तो 5 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की थी। पूरा मामला बदल गया है।
ऐसा बहुत कम होता है, और अगर इस तरह की घटना हुई है पंचायती राज अधिनियम से जुड़ी हुई तो वो क्वेश्चन बननी चाहिए, क्योंकि इतना सारा प्रश्न बन रहा है पंचायती राज से, तो ये तो बनना चाहिए यार। कहाँ हुआ पंगुरा बहार, कौन जीती, वसुंधरा पैकरा, कौन से जिले में हुआ, जशपुर जिले में। तो अब बात करते हैं बड़े भजनकार रामनामी मेला, अखिल भारतीय स्तर का यह मेला ग्राम नंदेली, जो कि रायगढ़ जिला है, सारंगढ़ तहसील का हिस्सा है, वहां यह आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री इसमें शामिल हुए, इसलिए ये कार्यक्रम आपको वैसे भी जानना चाहिए। वैसे हमारे बड़े भजन रामनामी मेला वाला जो एक अखिल भारतीय कार्यक्रम है, इसमें रामनामी समुदाय के द्वारा यह आयोजित किया जाता है। रामनामी समुदाय बहुत खास समुदाय है, वो अपने पूरे शरीर पर राम जी का नाम गुदवाते हैं, यानी टैटू कराते हैं। एक टैटू कराने में वैसे जान निकल जाती है, लेकिन पूरे शरीर में राम का नाम गुदवा करके अपने आप को ही राममय कर देना, ये एक बहुत बेहतरीन किस्म की पहल है, जो कि बहुत बिरले लोग कर पाते हैं। तो ये इसमें शामिल हुए मुख्यमंत्री महोदय, और उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट की। अनाउंसमेंट नंबर 1, उन्होंने कहा कि सारंगढ़ के भीतर आने वाला कोसिर उप तहसील का दर्जा प्राप्त करेगा। हालांकि तहसील बनाने की मांग थी, कोसिर वाले नाराज है कि उप तहसील बना दिया गया। दूसरी, उन्होंने घोषणा की कि भड़िसार में बांध बनेगा। और नंबर 3, उन्होंने घोषणा की कि रायगढ़ की बंद पड़ी हुई जूट मिल 10 सालों से जो बंद पड़ी हुई है, इसे वापस शुरू करने के लिए हर प्रयास किए जाएंगे। सारंगढ़ वाले नाराज हैं कि उनको जिला बनने का मौका अब तक नहीं दिया गया है। देखें ये मांग कब पूरी होती है, क्या सच में सारंगढ़ जिला बनता है या नहीं बनता है, क्या सच में सारंगढ़ जिला बनने योग्य है नहीं है, ये तो खैर सारंगढ़ की राजनीति बेहतर जानेगी, लेकिन अभी घोषणा नहीं हुई ऐसी कोई भी। फिर बात करेंगे हम अगले समाचार पर। छत्तीसगढ़ के 19 पुलिसकर्मियों को राष्ट्रपति मेडल से सम्मानित किया जाएगा कल, यानी 26 जनवरी को सीधे दिल्ली में राष्ट्रपति महोदय के हाथों। ये सम्मान प्राप्त करने वाले 8 पुलिसकर्मी वीरता पदक प्राप्त करेंगे, 10 पुलिसकर्मी सराहनीय सेवा पदक प्राप्त करेंगे, और एक आईपीएस अधिकारी हैं प्रदीप गुप्ता जी, उन्हें विशिष्ट सेवा पदक दिया जाएगा। इतना कुछ था आज के समाचार में। वैसे समाचार इससे ज्यादा थे, लेकिन ये आपके एकदम जरूरी और काम के समाचार थे, इसलिए यहां मौजूद है। बाकी के अतिरिक्त समाचार जो कि थोड़े कम जरूरी हैं, लेकिन क्या पता आ जाए, वो मेरे पास आप पीडीएफ के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम लिंक पर जुड़ करके प्राप्त होते रहती है डेली। मुझे आपका सपोर्ट बहुत काम आ रहा है, आपका सपोर्ट जो है वही इस चैनल को ग्रो कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो आपका फिर से एक बार धन्यवाद मेरे साथ जुड़ करके इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए। और अब मिलेंगे हम कल, तब तक ध्यान रखिए अपना और अपनों का। मिलते हैं।